हम लोग आज देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके कंपोनेंट के क्या-क्या फंक्शन होते हैं, कंपोनेंट के टाइप्स। इसलिए ओवरऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम लोग समझते हैं कि क्यों चाहिए हम लोगों को। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐप्स चला रहे हैं, हम लोग बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, तो कोई भी ऐप को रन होने के लिए 4 चीज़ चाहिए रहता है मेन सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू, डिस्क। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर ओएस हम लोग का नहीं होता हम लोग के सिस्टम में, तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि अगर आप इंस्टा चला रहे हो, तो इंस्टा में क्या होगा कि सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी, डिस्क पूरा हम लोग का इंस्टा पूरा हैक करके रख लेगा। अपना पूरा रिसोर्स को अपने उसमें एलोकेट कर देगा प्रोसेस में और दूसरे ऐप को चलने नहीं देगा। मान लो कि बाद में स्नैपचैट चालू की, तो आपका वो चालू ही नहीं होगा, हैंग स्टेट में चल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करना है, हम लोग को करना है कि जो सीपीयू के रिसोर्सेज हैं, जैसे मेमोरी, सीपीयू, जीपीयू, डिस्क की जो भी है, सीपीयू के रिसोर्सेज, इसको हम लोग को कुछ परसेंटेज में ये ऐप को देना है, कुछ परसेंटेज में ये ऐप को देना है कि बेसिकली सब ऐप चल पाए अपने-अपने टाइम। जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको दें, बाकी हम लोग बाकी ऐप के लिए रखें। तो बेसिकली ओएस इसी के लिए यहाँ यूज़ आता है। ओएस हम लोग का मैनेज करता है रिसोर्स को, जो सीपीयू के रिसोर्स है उसको मैनेज करते करके उसको सीपीयू यानी रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखें कि और क्या-क्या फंक्शन है, हम लोग को पहले समझ गए कि रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है ओएस है। दूसरा है कि ये इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। क्योंकि बेसिकली क्या है कि यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से हम लोग का तो वो नहीं कर सकता, कांटेक्ट नहीं कर सकता, कुछ लिंक नहीं है। तो बेसिकली ओ यूजर को ओएस के थ्रू हार्डवेयर से बात करनी पड़ती है, कांटेक्ट करना पड़ता है। तीसरा क्या है कि बेसिकली क्या होता है, हम लोग अगर मान लो कि ओएस का जो जो भी फंक्शन है एलोकेशन, डी-एलोकेशन का, अगर उसको हम लोग नहीं लिखे, तो क्या होगा कि सब ऐप्स जो भी जितने भी रन कर रहे हैं, उन लोग को तो रिसोर्स मैनेज करना ही पड़ेगा। तो उन लोग को अपने कोड के अंदर, ऐप के कोड के अंदर रिसोर्स मैनेज का भी कोड लिखना पड़ेगा, जिसके क्या होता है कि ऐप बल्की हो जाते हैं और हम लोग का एक ड्राई प्रिंसिपल भी होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, तो प्रिंसिपल भी वायलेट होते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि ओएस जो है हम लोग का सीपीयू के अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं उससे हम लोग। फिर चौथा है कि आइसोलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए क्या है कि हम लोग दो प्रोसेस चल रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का डेटा को मैनिपुलेट कर पाए। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि अगर इंस्टा और स्नैपचैट दोनों चल रहे, तो हम लोग करते हैं कि इंस्टा और स्नैपचैट अलग अलग चैनल, उन लोगों को पता ही ना चले कि एक दोनों प्रोसेस एक ही टाइम में हम लोग के रन कर रहे हैं। तो बेसिकली आइसोलेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो हम लोग मेन फंक्शन समझ गए, 4 होते हैं ओएस के फंक्शन। तो उसी मेन फंक्शन में हम लोग एक डेफिनेशन बना सकते हैं क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड प्रोवाइड एनवायरनमेंट इन व्हिच द यूजर कैन एग्जीक्यूट हिज और हर प्रोग्राम इन अ कन्वीनिएंट एफिशिएंट मैनर बाय हाइडिंग अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द हार्डवेयर एंड एक्टिंग एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो जो भी पूरा भी फंक्शन था, उससे रिलेटेड हम लोग का एक अच्छा सा डेफिनेशन। तो अब देखते हैं कि हम लोग ओएस टाइप्स, तो ओएस टाइप जाने से पहले हम लोग जानते हैं कि ओएस क्या-क्या गोल्स हैं, जिसको अचीव करना चाहिए हम लोग के कोई भी ओएस हो। तो पहले क्या कि सीपीयू मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, हम लोग नहीं चाहते कि जो सीपीयू हम लोग का वो आइडल बैठे, यानी कि अगर सीपीयू के पास मान लो कि प्रोसेस आ रही है, तो वो करते जाए। ऐसा नहीं हो कि प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गई, फिर सीपीयू 1-2 सेकंड के लिए खाली बैठे, देन प्रोसेस 2 आ रहा है, फिर हम लोग का वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का आइडल टाइम 0 रहे, बिल्कुल नहीं रहे, सीपीयू हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहे। दूसरा हम लोग गोल देखते हैं कि प्रोसेस स्टार्वेशन ना हो। मान लो कि पी1 प्रोसेस बहुत लंबा है और कहीं व्हाइल 1 करके हम लोग लूप छोड़ दिया और वो ब्रेक ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट लूप चलेगी। तो क्या है कि प्रोसेस 2 कभी कॉल ही नहीं होगा, तो प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होने के स्टार्ट करेगा, यानी बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का वही है प्रोसेस स्टार्वेशन ना हो। और तीसरा है कि हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन, मान लो कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग का प्रोसेस रन हो रहा है अभी, पर हम लोग को हाई प्रायोरिटी जॉब आया, तो हम लोग वो प्रोसेस को पहले रन कराना चाह रहे हैं सब प्रोसेस को छोड़ के। तो बेसिकली वो भी हम लोग के गोल्स में आना चाहिए उस टाइप। तो ओएस का जो पहला टाइप है सिंगल प्रोसेस ओएस। बेसिकली क्या है कि यहाँ सिंगल सीपीयू होता है। बेसिकली यहाँ ये एकदम सिंपल है कि एक टाइम पे एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगा, वो जॉब खत्म हो गया फिर दूसरा जॉब आएगा। अब देखते हैं हम लोग गोल्स अकम्प्लिश हो रहा है क्या कुछ हम लोग के। देख सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि एक टाइम में एक ही अगर प्रोसेस रन कर रहे हैं तो हम लोग कोई मीनिंग है नहीं। तो सीपीयू यूटिलाइज उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है। प्रोसेस टारगेशन कैसे कि मान लो कि अगर प्रोसेस 1 जो आया पहले हम लोग की मेमोरी में, अगर उसका बहुत ही ज्यादा मेमोरी है, तो उसको रन होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, प्रोसेस हम लोग का मेमोरी में आनी पड़ेगा, तो स्टार वाले कंडीशन में चल जाएंगे। और तीसरा है कि हाई प्रायोरिटी जॉब वाला था हम लोग का। मान लो कि प्रोसेस 1 चल रहा है और हाई प्रायोरिटी जॉब प्रोसेस 2 आया, पर प्रोसेस 2 जब तक एंड नहीं होगा, जब तक एग्जीक्यूट होकर मेमोरी से निकलेगा नहीं, तब तक हम लोग का प्रोसेस 2 हम लोग के मेमोरी में आके वो रन नहीं होगा। तो बेसिकली वही है कि सिंगल प्रोसेस ओएस हम लोग का उतना गोल कोई अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल सब लोग का आखिरी में एक बार हम लोग देखेंगे। बेस्ट प्रोसेसिंग ओएस आता है दूसरा। बेस्ट प्रोसेसिंग ओएस में भी क्या होता है, सिंगल सीपीयू सिंगल कोर होता है। अभी इसमें ऐसी समझ लो, बाद में आएगा कि सिंगल मल्टीपल सीपीयू ये सब क्या होता है। फिर हम लोग को होता है कि क्या है, यहाँ मल्टीपल यूजर होते हैं, उन लोग मल्टीपल जॉब्स सबमिट करते हैं और क्या करते हैं कि जो मल्टीपल जॉब्स है वो ऑपरेटर के थ्रू जाते हैं और वो सॉर्टिंग हो जाते हैं बैचेस वाइज। यहाँ लोग कोई ऑपरेशन सेम टाइप का एरिथमेटिक ऑपरेशन है 3-4, तो एक बैच बन गया। कोई हम लोग का पाइथन प्रोसेस है, बहुत 3-4 हम लोग का प्रोसेस है पाइथन, तो अलग से बैच बन गए। तो इसके बैच बना देते हैं, फिर क्या करते हैं कि एक बैच को एक टाइम में रन करते हैं, फिर दूसरे जब वो खत्म हो जाता है दूसरा बैच आता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे इन्फॉर्मेशन को वो करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और स्कैनर भी यूज करना पड़ता था पंच कार्ड को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो ये कि क्या कि मल्टीपल जॉब्स हैं, मल्टीपल जॉब्स को देखा, वो एक बैच बना लिया, कैटेगराइज कर लिया और बैचेस में डिवाइड कर दिया।
फिर हम लोग का बैच वाइज़ हम लोग का एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर हम लोग गोल देखें एक्कम्प्लिश हो रहे हैं, एक सीपीयू यूटिलाइज़ेशन यहाँ भी नहीं हो रहा है क्योंकि एक बैच है। एक बैच में बहुत सारे प्रोसेस है वो एक बार चलेंगे। तो हम लोग एक पहला प्रोसेस खत्म हुआ फिर दूसरा चलेगा बैच का, तो सीपीयू यूटिलाइज़ेशन नहीं है। प्रोसेस स्टार्वेशन भी है और बैच स्टार्वेशन भी, क्यों? क्योंकि हम लोग का प्रोसेस मान लो कि अगर बैच 2 वाला प्रोसेस है उसको तो वेट करना ही पड़ रहा है जब तक बैच 1 की प्रोसेस पूरे खत्म नहीं हुए। और बैच स्टार्वेशन है, जब बैच 1 खत्म हुआ तभी बैच 2 हम लोग का एग्ज़ीक्यूट होगा, तो उसके लिए भी स्टार्वेशन है। और हायर प्रायोरिटी जॉब मान लो कि अगर हम लोग का जो बैच 2 है उसमें वो हायर प्रायोरिटी जॉब उसमें है, तो पर वो रन नहीं हो पाएगा जब तक बैच 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए गोल कोई भी अकम्प्लिश नहीं हो पा रहे अपने। फिर आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में भी सिंगल सीपीयू रहते हैं, बट यहाँ हम लोग रेडी क्यू का एक कांसेप्ट यूज़ करते हैं। इसलिए क्या है कि रेडी क्यू में हम लोग जॉब्स रखते हैं जो कि रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड है। क्यों? हम लोग को पता है क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिर वो, यानी जॉब 1 पहले एग्जीक्यूट होगा, देन जॉब 2, देन जॉब 3, देन जॉब 4। तो हम लोग का वही है कि मान लो अब इसमें चेंज क्या है, अलग क्या है, कि हम लोग का क्या है कि जब जॉब 1 रन हो रहा है, मान लो कि उसको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने जाना है, कॉपी करने जाना है, तो क्या करेगा कि तब तक सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा। वो जॉब 2 को एग्जीक्यूट करने ला लेगा और जॉब 1 हम लोग का वेटिंग टाइम में चल जाएगा। बेसिकली ये कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने गया जॉब 1, वो पहले प्रोसेस अपना रन किया जितना था, उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसको करना था तो उसके लिए गया। तब तक हम लोग सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा, सीपीयू दूसरे प्रोसेस को अपना मेमोरी में लाके एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा और जो जॉब 1 था उसको रेडी क्यू से हटा के हम लोग का वेटिंग क्यू में रख देगा और बाद में वो एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली ठीक है, हम लोग का चेंज कर रहे हैं प्रोसेस को। बट क्या है कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मान लो कि उस समय क्या है कि जॉब 1 जो है, हम लोग का इनपुट आउटपुट तक हम लोग को प्रोसेस हो गया, उसके बाद का बस प्रोसेस करना है। तो हम लोग कंटेंट स्विच करते क्या सेव करेंगे कि हम लोग ऐसा सेव करेंगे, पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की, उसमें कि हम लोग का ये लाइन तक हम लोग का कोड रन हो गया, इसके आगे का हम लोग का एग्जीक्यूट करना है। और क्या-क्या उसके फाइल्स उसको जो नीडेड थे, उसका भी लिस्ट उसमें पूरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पूरा प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो बेसिकली कंटेंट स्विच क्या है कि बेसिकली हम लोग कुछ जॉब आया, कुछ हम लोग का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए आया, तो हम लोग के लिए उसके लिए वो हो गया कंटेक्स्ट स्विच करना है। तो हम लोग का जॉब 2 आया, तो जॉब 2 का जो कंटेक्स्ट था वो हम लोग का लोड हो जाएगा पीसीबी में और जॉब 1 का जो करंट कंटेक्स्ट था वो सेव होके हम लोग का वेटिंग क्यू में चले जाएँगे। तो बेसिकली वही कंटेक्स्ट स्विचिंग है। अब इसकी क्या है कि जितना भी है पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होते हैं हम लोग को उसमें स्टोर रहते हैं। ये प्रोसेस का स्टेट क्या है, रेडी स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, जो भी कॉल स्टेट, उसके इन्फॉर्मेशन जो भी पैरेंट उसका क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहते हैं पूरे इसी में स्टोर रहते हैं। हम लोग का वही है कि अब हम लोग चौथा क्या है कि मल्टीटास्किंग मोड। मल्टीटास्किंग मोड क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग उसका एक लॉजिकल एक्सटेंशन ही है मान लो। ये भी सिंगल सीपीयू है, कंटेक्स्ट स्विच इसमें भी यूज़ होता है। बट इसमें मेन यूएसपी क्या रहता है, हम लोग का टाइम शेयरिंग यूज़ होता है। तो टाइम शेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या ये सब के लिए वेट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक टाइम क्वांटम होता है, टाइम मान लो टाइम ड्यूरेशन होता है, तब तक वो वेट करते हैं कि प्रोसेस रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अगर मान लो कि उस टाइम तक प्रोसेस रन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग का वो उसको कंटेक्स्ट स्विच कर देते हैं और दूसरे प्रोसेस को हम लोग का लोड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो बढ़ ही गया, क्योंकि हम लोग का क्या है कि ज़्यादा जो प्रोसेस है वो हो पा रहे हैं और हम लोग का ज़्यादा स्टार्वेशन भी नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को ज़्यादा स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है, कुछ फिक्स टाइम के बाद, फिक्स टाइम क्वांटम के बाद हम लोग का दूसरा प्रोसेस आ जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम लोग का गोल जो है वो भी यहाँ अकम्प्लिश हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ अगर टाइम क्वांटम का एग्जांपल देखें तो हम लोग 100,000 एमएस रख सकते हैं, 1000 एमएस यानी 1 सेकंड। तो फिर हम लोग मान लो कि अगर जॉब 1 है, जॉब 1 बहुत बड़ा है, 1 सेकंड हो गया और वो एग्जीक्यूट अभी तक पूरा हो नहीं पाया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कंटेस्ट स्विच कर देंगे, उसका वेटिंग क्यू में चले जाएगा और फिर रेडी क्यू से जो फर्स्ट वाला था, जो टॉप में रहेगा वो हम लोग का आ जाएगा, हम लोग का एग्जीक्यूट होने। तो गोल यहाँ अकम्प्लिश हो रहा है क्योंकि सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। ज़्यादा प्रोसेसेस हम लोग रन कर पा रहे हैं और कभी भी आइडल नहीं रख रहे सीपीयू को। दूसरा है कि प्रोसेस स्टार्वेशन नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग का प्रोसेस 2 है, कुछ फिक्स टाइम क्वांटम के बाद वो तो लोड ही हो जाता है हम लोग का उसमें सीपीयू में और उसको सीपीयू टाइम स्लाइस मिल जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। और हायर प्रायोरिटी जॉब्स रन, क्योंकि बेसिकली क्या है कि यार मान लो हायर प्रायोरिटी जॉब है हम लोग का, तो हम लोग को पता है कि टाइम क्वांटम है प्रोसेस 1 के बाद मान लो हायर प्रायोरिटी जॉब था। तो प्रोसेस 1 हम लोग का 3 सेकंड या 1 सेकंड जितने भी था, उसमें उसके बाद कंटेस्ट स्विच हो जाएगा, हाई प्रायोरिटी जॉब हम लोग का रन हो पाए। तो वो तीनों गोल हम लोग के कंप्लीट हो रहे हैं। अब 5वां आता है हम लोग का क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में बेसिकली ये मल्टीटास्किंग ओएस का ही वो बोल सकते हो कि इसमें क्या है कि मल्टीटास्किंग ओएस में हम लोग सिंगल सीपीयू यूज कर रहे हैं, सिंगल सीपीयू या फिर सिंगल कोर। पर यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग ओएस में क्या है कि मल्टीपल सीपीयू, मल्टीपल प्रोसेसर हम लोग यूज करते हैं एक ही सिस्टम में, मल्टीपल कोर्स। जैसे कि आजकल के जो सिस्टम आते हैं वो मल्टीपल कोर वाले हैं। तो मान लो कि प्रोसेस 1 2 जो है वो प्रोसेसर 1 को चलेगा, कोर 1 को चलेगा, तो हम लोग का बाकी प्रोसेसर 2 कोर 2 को चले जाते हैं। तो ये रिलायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अगर मान लो कि प्रोसेसर 1 कुछ कारण से खराब हो गया तो प्रोसेसर 2 प्रोसेसर 3 सो ऑन हम लोग के पास हैं जो कि जॉब रन कर पाएंगे। तो वही। और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में हम लोग क्या होता है कि हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स उससे कनेक्टेड रहते हैं। और मान लो कि कोई हाई एंड है, कोई लो एंड है, बेसिकली सब ओवर द इंटरनेट और लैन हम लोग का कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ क्या होता है कि मान लो कि जो सीपीयू सिस्टम 1 है, उसका हाई एंड है बहुत, उसके ग्राफिक्स जो भी जीपीयू, सीपीयू, रैम बहुत ज़्यादा है और एक लो एंड पीसी हम लोग का। तो हम लोग प्रोसेस हम लोग का रिक्वायरमेंट देखे जाए, अगर मान लो कि प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है ज़्यादा जीपीयू, सीपीयू की, रैम की, तो हम लोग का जाएगा कहाँ, हाई एंड वाले में। तो बेसिकली वही है कि प्रोसेस अपने हिसाब से
जा सकते हैं। और एग्जांपल देखें तो हम लोग लीड कोड कंपाइलर, जैसे लीड कोड कंपाइलर हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस फॉलो करते हैं, उसमें हम लोग अगर कुछ भी कोड करके हम लोग सबमिट बटन दबा रहे हैं, तो कुछ कोई कभी कोई कंप्यूटर सिस्टम में चले कोई, अगर मान लो कि बहुत सारे यूजर एक ही टाइम में सबमिट कर रहे हैं, तो हम लोग का बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम में जाके वो रन हो जाता है और हम लोग का आंसर बता देते हैं कि सही है कि नहीं। और सातवां आता है कि आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम लोग को बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट लाना है, एग्जीक्यूशन करना है और बेसिकली बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करना है। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो हम लोग को बहुत ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल या इंडस्ट्रियल अप्लायंस, न्यूक्लियर प्लांट, ये सब हो गया, तो इसलिए यहाँ हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि रियल टाइम में बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो, अगर क्योंकि अगर एक्यूरेसी कम है या फिर स्लो एग्जीक्यूशन हो रहा है तो हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखिए हम लोग जितने भी सात अभी टाइप्स पर हैं, तो सिंगल प्रोसेस ओएस का अगर एग्जाम्पल देखें तो एमएस डॉस हो जाते हैं। बेस्ट प्रोसेस ओएस का हम लोग एटलस एग्जाम्पल हो जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का द डिजिक्स्ट्रा, मल्टीटास्किंग ओएस का सीटीएसएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का विंडोज, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का लोकस और आरटीओएस का एटीसीएस। एटीसीएस अभी पढ़े एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग के टाइप्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, और मल्टी थ्रेडिंग को समझने के लिए पहले हम लोग को थ्रेड समझना पड़ेगा, और थ्रेड को समझ के लिए प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग समझते हैं प्रोसेस क्या होते हैं। मान लो कि आप कुछ सीपीपी फाइल, जो भी अगर सी प्लस प्लस में लिख लो, पाइथन में लिख लो, कोई भी फाइल बनाए। अब फाइल बनाए तो उसको कंपाइलर क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो हम लोग का एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, अगर इसको हम लोग जब रन करते हैं, तो ये फाइल की एग्जीक्यूटिव फाइल हम लोग का डिस्क में पड़ा है। जब भी वो डिस्क को हम लोग उसको रन करते हैं एग्जीक्यूटिव फाइल को, तो डिस्क से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव फाइल हम लोग का रैम में आ जाता है, और रैम में आते ही हम लोग का प्रोसेस बन जाता है। तो इसकी क्या है, हम लोग का प्रोग्राम, हम लोग का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, रैम में आ जाता है और एग्जीक्यूशन होते रहते हैं, तो उसको हम लोग प्रोसेस बोल देते हैं। तो बेसिकली वही चीज डिस्क में हम लोग का प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जो भी सीपीपी फाइल, पाइथन फाइल हम लोग बनाते हैं, फिर जब वो हम लोग उसको रन करते हैं तो हम लोग का रैम में आ जाते हैं। रैम में आते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होता है, तो बेसिकली प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को ही हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस समझ गए क्या कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड बेसिकली होता है लाइट वेट प्रोसेस, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो। बेसिकली क्या है कि थ्रेड हम लोग के प्रोसेस के सब पार्ट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई हम लोग फेसबुक साइन अप कर रहे हैं, पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ क्रिएट यूजर पूरा हम लोग फाइल अपना डिटेल्स डाल देंगे, उसके बाद ओके डाल देंगे और क्रिएट कर देंगे। तो हम लोग का क्या है कि फिर हम लोग का फीड आना चालू हो जाएगा फेसबुक का, जो भी था फ्रेंड रिक्वेस्ट, इन लोग को भेज सकते हैं आपके फीड पे, जो भी इनिशियल आता है। बट एक हम लोग का थ्रेड रन कर रहा होगा जो कि जो यूजर डिटेल्स है पूरा, वो उसको क्लाउड स्टोरेज में सेव कर रहा होगा क्या, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज में एक थ्रेड हम लोग का सेव कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। इसको यूजर के फीड में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, यूजर का अकाउंट बनने के बाद वो हम लोग का एक थ्रेड हम लोग का क्लाउड स्टोरेज में उसको स्टोर कर रहे हैं। और बेसिकली उसके बाद हम लोग का क्या हो रहा है कि अगर हम लोग अगले बार लॉगिन करेंगे तो हम लोग को बार बार डिटेल्स अपने डालने नहीं पड़ेंगे, हम लोग का सेव रहेगा क्लाउड स्टोरेज, तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए वही है। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो मान लो कि जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर बनाए हम लोग, और जो इनपुट लेते हैं वो 100 into 100 का जेपीजी लेते हैं, और 100 into 100 का हम लोग का पीएनजी आउटपुट में दे देते हैं। तो मान लो कि हम लोग 100 into 200 का एक फाइल है पीएनजी का, जेपीजी, और हम लोग उसको पीएनजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने जो भी प्रोग्राम लिखे उससे। तो क्या होगा कि एक बार हम लोग का ए पार्ट हम लोग का एग्जीक्यूट होगा, और फिर एक बार बी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर दोनों हम लोग का सम होके क्या हम लोग का पूरा कॉन्केटिनेट होकर हम लोग का फाइनल आउटपुट है। बट इसमें क्या है कि इसमें टाइम बहुत लगे, क्योंकि प्रोसेस वन मान लो कि हम लोग का प्रोग्राम 5 सेकंड में रन करता है, तो प्रोसेस वन और प्रोसेस टू को 5 5 सेकंड, तो दोनों को मिला के 10 सेकंड लगेंगे। पर मान लो हम लोग थ्रेड यूज कर रहे हैं, थ्रेड क्या है कि पहले ही रन होता है। थ्रेड थ्रेड हम लोग मान लो कि मल्टीपल कोर्स हैं, दो कोर है मान लो, तो ये दो थ्रेड है, दो कोर है। तो हम लोग का ए पार्ट आया, ए पार्ट को हम लोग थ्रेड वन को दे दिए, थ्रेड वन लोग का कोर वन या सीपीयू वन प्रोसेसर वन उसमें रन हो रहा है, और बी पार्ट जो है वो थ्रेड टू हम लोग का सेकंड कोर या फिर प्रोसेसर टू में रन हो रहा है, और इसमें कॉन्केटनेट होकर हम लोग को आउटपुट है। तो इसके क्या किया हम लोग का पैरेलली एक साथ हो रहा है, तो अगर प्रोग्राम में 5 सेकंड लग रहे तो हम लोग को टोटल ये बनाने में 5 सेकंड ही लगे, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड यूज किए हम लोग। तो वही है। अब मेन क्या है कि इसको ही जो कि इसको है हम लोग कंसेप्ट को मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, जब मल्टी थ्रेड्स यूज करते हैं। पर बेसिकली ये फायदा हो तभी देते हैं, गेन तभी होता है जब मल्टीपल सीपीयू मल्टीपल कोर मल्टीपल प्रोसेसर हो। अगर एक ही सीपीयू होगा तो हम लोग का थ्रेड तो शेड्यूल हो जाएगा वन बाय वन, तो उसमें कुछ हम लोग को फायदा नहीं है। तो प्रोसेस के बीच में मेन क्या होता है कि हम लोग प्रोसेस का पढ़े थे, हम लोग को प्रोसेस के फंक्शन के चौथे में पढ़े थे आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन। तो प्रोसेस के एक दूसरे का कुछ आइडिया नहीं रहता, सब आइसोलेटेड रहते हैं। पर क्या रहते हैं हम लोग थ्रेड पढ़े कि थ्रेड हम लोग होता है सब प्रोसेस। तो थ्रेड्स जो होते हैं, थ्रेड वन, थ्रेड टू, थ्रेड थ्री, उन लोग सेम हम लोग का एड्रेस स्पेस यूज कर रहे होंगे, उन लोग आइसोलेटेड नहीं है। तो ये तो मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग का अगर हम लोग कंपैरिजन देखें, मल्टीटास्किंग में बेसिकली क्या था कि हम लोग कंटेस्ट स्विच यूज करते थे। जैसे कि अगर मल्टीटास्किंग आपको दिखाऊं, मल्टीटास्किंग में हम लोग कंटेस्ट स्विच यूज करते थे और टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट यूज करते थे। तो बेसिकली हम लोग अगर कंपैरिजन देखें तो हम लोग यहाँ एक से ज्यादा हम लोग का यानी सीपीयू तो एक ही रहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में क्या है कि सीपीयू हम लोग को ज्यादा चाहिए, सीपीयू प्रोसेसर ज्यादा चाहिए। मल्टीटास्किंग में दूसरा आ जाता है कि जो हम लोग का प्रोसेसर रहता है, एक से ज्यादा प्रोसेस एट अ टाइम हम लोग वो रन करने का एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। इसमें क्या है कि एक टाइम में एक से ज्यादा थ्रेड हम लोग का पैरेलली रन करता है।
मल्टीटास्किंग क्या होता है कि आइसोलेशन और मेमोरी प्रोटेक्शन होता है प्रोसेस के बीच में, पर मल्टी-थ्रेडिंग में थ्रेड के बीच में आइसोलेशन प्रोटेक्शन नहीं होता, आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं होता। इसमें हम लोग का मल्टीटास्किंग में प्रोसेस शेड्यूल होता है, मल्टी-थ्रेडिंग में क्या होता है कि थ्रेड शेड्यूल होते हैं, तो फिर प्रोसेस हम लोग का तो प्रोसेस तो थ्रेड को मिला के ही होता है। और फिर वहाँ वही है कि कांसेप्ट ऑफ जो कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं हम लोग, जब भी अगर कुछ टाइम क्वांटम खत्म हो गया, इनपुट आउटपुट करने गया, तो बेसिकली उसके लिए कॉन्टेक्स्ट स्विच, और यहाँ हम लोग का थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट स्विच यूज़ होता है। तो बेसिकली वही है कि हार्डवेयर में डिपेंड करता है कि सीपीयू में अगर कोर ज़्यादा होंगे, तो हम लोग का मल्टी थ्रेडिंग से गेन ज़्यादा होगा। अगर मान लो कि एक ही कोर है, तो बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग का मल्टी थ्रेडिंग करने का। तो थ्रेड शेड्यूलिंग बेसिकली सेम ही टाइम का होता है हम लोग का, वो प्रायोरिटी के बेसिस में होता है, प्रायोरिटी जिसका ज़्यादा रहता है, वो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होता है। हम लोग क्या है, थ्रेड जो एग्जीक्यूट होता है रन टाइम नहीं होता है। ये हम लोग का जो प्रोसेसर होता है, वो अपना टाइम स्लाइस सब लोग को प्रोवाइड कर देता है, असाइन कर देता है थ्रेड्स को अपना रन करने के लिए। अब थ्रेड कंटेंट स्विच और प्रोसेस कंटेंट स्विच हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं। थ्रेड कंटेंट स्विच में क्या होता है कि ओएस हम लोग का सेव कर लेता है करंट स्टेट ऑफ थ्रेड जो है, और स्विच कर देता है जो नया वाला हम लोग का उसमें है मेमोरी में। और प्रोसेस कंटेंट स्विच में क्या होता है कि सेम ओएस हम लोग का लोड कर देता है करंट स्टेट, पर यहाँ प्रोसेस का करता है और स्विच भी प्रोसेस का करता है, थ्रेड का नहीं करता। और क्या है कि हम लोग का थ्रेड कंटेंट स्विच में हम लोग जो मेमोरी एड्रेस स्पेस है वो स्विच नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है थ्रेड आइसोलेटेड नहीं रहते, उन लोग एक ही मेमोरी एड्रेस शेयर करते, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा स्विच करने का जरूरत है नहीं यहाँ। बट यहाँ क्या है कि हम लोग प्रोसेस कंटेंट स्विच हम लोग को पता है प्रोसेस आइसोलेटेड है, तो हम लोग को यहाँ मेमोरी एड्रेस स्पेस को भी हम लोग को वो करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। अब बेसिकली वही है कि इसको एड्रेस स्पेस इसको स्विच नहीं करना पड़ता, करके फास्ट स्विचिंग हो जाता है थोड़ा, और ये थोड़ा स्लो स्विचिंग हो जाता है। अब हम लोग का एड्रेस स्पेस तो सेम ही है, हम लोग क्या कहते हैं सीपीयू का जो कैचे जो कैश स्टेट रहता है उसको भी हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको हम लोग खाली नहीं करते, यानी उसको डिलीट नहीं करते। बट क्या होता है प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच में हम लोग का पूरा सीपीयू का जो कैच स्टेट होता है पूरा फ्लश कर दिया जाता है। अभी तक हम लोग समझ गए थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग, बेसिकली ये सब क्या होता है, थ्रेड मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड कंटेक्स्ट स्विच वर्सेस प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ओएस। तो हम लोग का मेन दो कंपोनेंट होता है ओएस का, एक होता है यूजर स्पेस, एक कर्नल स्पेस। बेसिकली क्या है कि ओएस दो भाग में बटा हो सकते हो, यूजर स्पेस कर्नल स्पेस। अब यूजर स्पेस क्या है हम लोग का, यूजर स्पेस में ऐप रन होते हैं, कर्नल स्पेस में ये हार्डवेयर को एक्सेस देते हैं हम लोग। यूजर स्पेस क्या है कि यूजर स्पेस के पास हार्डवेयर का एक्सेस नहीं है, तो क्या करते हैं कि वो इंटरेक्ट करते हैं कर्नल के साथ, देन कर्नल कर्नल के पास एक्सेस है हार्डवेयर का, तो जो यूजर स्पेस है उसको हार्डवेयर का एक्सेस मिल जाता है, पर इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली उसके पास एक्सेस नहीं रहता। तो हम लोग का यूजर स्पेस अगर देखें तो कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग के यूजर एप्स को रन करने के लिए। बेसिकली जीयूआई सीएलआई जितना भी हम लोग देखते हैं विंडोज विंडोज में, बेसिकली यूजर स्पेस में ही प्रोवाइड रहते हैं। कर्नल बेसिकली जैसे हम लोग सीपीयू में पढ़ते हैं, तो हम लोग उसका कंट्रोल यूनिट को वैसे ही बोलते हैं हार्ट ऑफ द सीपीयू, बेसिकली वहाँ इसको भी वैसे ही बोल सकते हैं, कर्नल को हार्ट ऑफ ओएस। इसमें क्या है कि ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट। अब और क्या है कि मान लो कि ओएस अब हम लोग लोड करते हैं, सिस्टम में लोड होता है और चालू होते हैं, यानी बायोस और यूआई जब लोड होके हम लोग का बूट डिवाइस लोड होके ओएस चालू होता है, तो ओएस में सबसे पहले पार्ट कर्नल हम लोग का रन होता है। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हो कि ये जो ओएस का पार्ट है, ओएस यूजर और कर्नल दोनों में शिफ्टेड है, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये हार्डवेयर से हम लोग का कर्नल कम्युनिकेट कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ कर्नल देखें, बेसिकली कर्नल का यूजर से समझ आएगा जीयूआई सीएलआई है, बेसिकली जहाँ हम लोग अपना विंडोज में जो भी देखते हैं जीयूआई में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखते हैं हम लोग, उससे यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसमें कमांड दे सकते हैं। पर जो हार्डवेयर का एक्सेस है कर्नल के पास है, तो बेसिकली कर्नल के फंक्शंस देखें हम। पहला आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस को क्रिएट भी करते हैं, टर्मिनेट भी करते हैं, प्रोसेस और थ्रेड का शेड्यूलिंग भी देखते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन, बेसिकली सब ये चीज मैनेज करते हैं। और दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि एलोकेशन डी एलोकेशन, कुछ भी प्रोसेस है उसको इतना कहाँ मेमोरी देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, बेसिकली पूरा मैनेज करते हैं। और फ्री स्पेस मैनेजमेंट भी करते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट वाले में फ्री लिस्ट क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोग का फ्री स्पेस मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रोसेस हम लोग का शेड्यूल होता है। फाइल मैनेजमेंट भी ये करते हैं, फाइल मैनेजमेंट क्रिएट डिलीट फाइल्स, डायरेक्टरी को मैनेज करता है, नया फाइल बन गया तो पूरा डायरेक्टली जो ट्री स्ट्रक्चर टाइप का रहता है उसमें। फिर इनपुट आउटपुट मैनेज भी करते हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको पूरा मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के ही अंदर स्पूलिंग भी आता है, बफरिंग, कैचिंग, ये सब जो भी टर्म्स है बेसिकली इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कर्नल। बेसिकली क्या है कि पहला हम लोग का होता है मोनोलिथिक कर्नल। इसमें क्या है कि हम लोग अभी तक 4 पर्सन पढ़े, क्या प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो मोनोलिथिक कर्नल में क्या करते हैं कि हम लोग सब फंक्शन को एक साथ हम लोग यूज करते हैं, सेंट्रलाइज टाइप है, सबको एक फंक्शन को एक ही कर्नल में सेव कर देते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक ही कर्नल में पूरे फंक्शन है हम लोग हैं, तो कम्युनिकेशन ये दोनों ब्लॉक्स, यानी मान लो कि 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक को हम लोग एक कंटेनर के अंदर रख दिए, तो अगर एक ही कंटेनर के अंदर 4 ब्लॉक है तो कम्युनिकेशन फास्ट हो गई, ज्यादा कम्युनिकेट करने में वो नहीं हो रहा है हम लोग को, टाइम नहीं लग रहा है। तो इसलिए एडवांटेज ही होगी। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि कर्नल हम लोग का बल्कि हो जाता है। कर्नल बल्कि क्यों हो गया, क्योंकि कर्नल हम लोग का कंटेनर है, तो उसमें चारों फंक्शन अगर हम लोग एड अप कर दी तो हम लोग का बहुत बल्कि हो जाता है कर्नल, और रिलायबल भी कम हो जाती है। अगर मान लो कि कुछ भी एक पार्ट माल फंक्शन हो गया, कुछ भी रन नहीं कर पा रहे, तो हम लोग का पूरा शट डाउन हो जाए। एग्जाम्पल देखिए लिनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, ये सब।
ऑब्वियसली इसमें बीच में बात आता है जो हम लोग का कर्नल रहता है, ओएस रहता है, ओएस के 2 मोड रहते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। तो बेसिकली क्या है कि यूजर मोड और कर्नल मोड में इसको स्विच करना रहता है। जैसे यूजर मोड में स्विच किया, यूजर मोड में यूजर बोला कि मेरे को एक फाइल बनाना है, फ़ोल्डर बनाना है। तो हम लोग का क्या है कि फिर वो जब भी वो जाएगा और मेक फ़ोल्डर में दबाएगा, तो हम लोग का क्या आता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है कि बेसिकली वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंटरप्ट कर जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर मीन्स है, जो कि हम लोग का ओएस को बताता है कि अब हम लोग को शिफ्ट करना है मोड को। जैसे हम लोग का मोड होता है लाइट और डार्क, वही चीज़ समझ लो। तो इसलिए यूजर में हम लोग को डायरेक्टली फ़ोल्डर बनाना है, तो मेन डायरेक्टरी से हम लोग का फ़ोल्डर लोडर फाइल जो भी बनेगा। फिर हम लोग का कर्नल को स्विच कर देगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएगा कर्नल को, सिस्टम कॉल्स होते हैं, सिस्टम कॉल्स के थ्रू हम लोग का रन होगा। जो भी हम लोग का एमकेडीआईआर कमांड रन होता है, फिर पूरा फाइल बनता है, बेसिकली वो। तो इसके बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग दूसरा टाइप बात करते हैं क्या, कर्नल का माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल में बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि हम लोग कंटेनर को दो भाग में बांट दिए। पहले एक ही कंटेनर में चारों फंक्शंस को यूज कर रहे थे, हम लोग रख रहे थे और उसमें यूज कर रहे थे। इसमें क्या है कि दो कंटेनर ले लिए, दोनों कंटेनर में एक कंटेनर में कुछ यूज कर रहे हैं, एक कंटेनर में कुछ, यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस के हिसाब से। जैसे कि एक कंटेनर में हम लोग का क्या है कि फाइल मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट है, एक में हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या हो कि एडवांटेज हम लोग क्या बल्कि नहीं हुआ, कंटेनर को डिवाइड कर दिए तो कंटेनर बल्कि नहीं हम लोग का, रिलायबल ज्यादा है। अगर मान लो कि फाइल मैनेजमेंट कुछ फॉल्ट आ गया, तो हम लोग का मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग को वर्क करते रहेंगे, स्टेबल भी है। बट डिसएडवांटेज क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, स्लो। क्योंकि क्या है कि कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो कि यूजर स्पेस फाइल मैनेजर, उसको मेमोरी मैनेजमेंट से कुछ वो करना है, कम्युनिकेट करना है, तो इसकी कम्युनिकेट करने के लिए एक ओवरहेड आ जाएगा। क्या है करके ओवरहेड भी ज्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए अगर एग्जांपल देखें हम लोग, एयरफुल लिनक्स, सिम्बियन ओएस, एसेट्रा, इसके एग्जांपल होते हैं। अभी हम लोग यूजर मोड कर्नल मोड तो पढ़ रहे हैं, जो ओएस के दो मोड होते हैं। पर वो यूजर और कर्नल मोड के बीच में कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो बेसिकली आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। और ये आईपीसी के भी दो फॉर्म होते हैं। मान लो कि एक शेयर्ड मेमोरी है, ये दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस के बीच में हम लोग का एक मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी। अब क्या है कि प्रोसेस वन उसको रीड राइट कर सकता है, अगर कुछ भी उसको शेयर करना है। देन पी टू हम लोग का रीड कर सकते हैं, जो भी पी वन राइट किया है, फिर पी टू राइट कर सकता है, फिर पी वन रीड कर सकते हैं, इसकी वही, जैसे यहाँ डायग्राम में समझ लो। दूसरा है कि मैसेज पासिंग की, डायरेक्ट प्रोसेस के बीच में एक चैनल बना दो, एक कम्युनिकेशन चैनल बना दो, जिससे कि तुम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब तीसरा आता है हम लोग का हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल में बेसिकली क्या होता है कि ये कंबाइंड अप्रोच है हम लोग का मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल का। बेसिकली क्या है कि दोनों के एडवांटेजेस को मिला दी। अभी तक हम लोग क्या समझे कि मोनोलिथिक में हम लोग का एक ही कंटेनर में सबको डाल देता था, वहाँ कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता था, परफॉर्मेंस अच्छा आता था, पर बल्कि हो जाता था और लेस ले आया रहता था। बट माइक्रो में क्या कर रहे थे, कंटेनर में डिवाइड कर रहे थे, कुछ फंक्शन को यहाँ रख दी, कुछ फंक्शन को यहाँ, पर यहाँ ओवरहेड ज्यादा आ रहा था और परफॉर्मेंस लो हो रही थी। तो हम लोग इसके बीच का कंबाइंड अप्रोच निकाले, जिसमें क्या कि कंटेनर में डिवाइड किए, पर हम लोग एक कंटेनर में यूजर स्पेस, जो भी यूजर मोड होता है, उसमें बस फाइल मैनेजमेंट रख दी, और बाकी जो कर्नल मोड होता है उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट सबको रख दी। तो इसके लिए क्या होता है कि फाइल मैनेजमेंट हम लोग को ज्यादा उतना आता नहीं, ओवरहेड करने के लिए। तो इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहता है, रिलायबल भी है, और सब है भाई, मॉड्यूलर भी है, स्टेबल भी है, स्पीड डिजाइन सब। तो इसलिए जो आजकल के विंडोज होते हैं और मैक ओएस बेसिकली हाइब्रिड कर्नल ही यूज करते हैं। और जैसे हम लोग सिस्टम कॉल पर थे, सिस्टम कॉल क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है कि जो यूजर स्पेस में हम लोग क्या होता है कि यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस को एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करने की बात करने पा रहे हैं। जैसे यूजर स्पेस में हम लोग मेक डायरेक्टरी, मेक फोल्डर में दबाए बटन, तो हम लोग का क्या होगा कि यूजर स्पेस सिस्टम कॉल लगाएगा, और सिस्टम कॉल के थ्रू, सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है, उसके थ्रू हम लोग का कर्नल स्पेस को पता चले कि ये हम लोग का बोल रहा है कि एक न्यू फाइल बनाना है। जैसे कि अगर देख ले कि यहाँ हम लोग को न्यू फोल्डर डायरेक्टरी बनाना है, तो हम लोग क्या किए कि जीयूआई हम लोग का सिंपल है, ये राइट क्लिक किया और इसमें न्यू फोल्डर दबा दी, क्लिक कर दिया। तो क्या है कि यूजर स्पेस में हम लोग का आगे, यूजर स्पेस में पता चलेगा कि यूजर हम लोग का मेक फोल्डर में दबाया है, यानी क्लिक किया है। तो इसलिए है कि सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है हम लोग कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस के बीच में। तो हम लोग का जब भी सिस्टम कॉल होता है, तो सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू हम लोग का रन करते हैं। तो कर्नल स्पेस में जाएगा, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग ये तो जीआई में दबा दी, मेक फोल्डर दबा के, पर पूरा ओवरऑल क्या होता है कि एमकेडीआईआर कमांड हम लोग का रन होता है, फिर हो जाता है सिस्टम कॉल सी लैंग्वेज में रहते हैं, पर सी लैंग्वेज हम लोग जो पढ़ते हैं वाला नहीं रहता, वो लो लेवल सी लैंग्वेज होता है। तो वहां से एमकेडीआईआर कमांड हम लोग का रन होता है और डायरेक्टली बनते हैं। तो इसलिए वही है कि हर पूरा हम लोग वर्क फ्लो समझे, क्या है कि पहले प्रोसेस आता है, प्रोसेस आया, फिर वो सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू हम लोग का कर्नल से कम्युनिकेट किया, कर्नल से देन एग्जीक्यूशन हुआ, फिर कर्नल मोड में स्विच हो गया, फिर वो प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ, प्रोसेस क्रिएशन हुआ, फिर प्रोसेस टर्मिनेशन हुआ एग्जीक्यूशन के बाद, फिर यूजर मोड में वापस से स्विच होगी। तो बेसिकली ऐसे ही हम लोग का प्रोसेस पूरा रन होता है। तो इसलिए वही है कि यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में हम लोग का सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है जब भी, तभी हम लोग का स्विच होता है ऐसा। तो अगर हम लोग और डिटेल में जाए, क्या होता है कि यूजर ऐप, यहाँ यूजर ऐप के बाद ये हम लोग का जीएलआई पीसी हम लोग का होता है, ग्लिफसी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली क्या है, इसको ये हम लोग का यूज होता है सिस्टम कॉल इंटरफेस को कॉल करने के लिए, यानी बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मान लो। तो इसलिए सिस्टम कॉल इंटरफेस यहाँ हम लोग का फिर कॉल होता है, फिर देन कर्नल में जाके हम लोग का जो भी प्रोसेस बनना, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस टर्मिनेशन, ये सब होता है एग्जीक्यूशन। तो इसलिए बहुत सारे हम लोग का सिस्टम कॉल होते हैं, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, फाइल मैनेजमेंट के लिए होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे होते हैं। आपको नेट में सर्च मार सकते हैं एग्जाम्पल के लिए।
और एक एग्ज़ाम्पल क्या है कि फोक वाला। फोक प्रोसेस क्या करते हैं कि बेसिकली प्रोसेस वो क्रिएट करते हैं और ये प्रोसेस क्रिएट करता है मान लो कि अगर पेरेंट पेरेंट हम लोग का प्रोसेस जो है, अगर डिफाइंड है तो हम लोग का पेरेंट प्रोसेस से जोड़ देते हैं, वरना हम लोग के जो ज़ीरो प्रोसेस था उससे हम लोग का जोड़ देते हैं, जो भी प्रोसेस हम लोग का क्रिएट हो रहा है। तो क्या होता है कि इन लोग प्रोसेस के पेरेंट प्रोसेस होते हैं, पेरेंट प्रोसेस होता है और उसका पीपीआईडी होता है, पेरेंट प्रोसेस आईडी। तो इसकी वही है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो कंप्यूटर है, कैसे टर्न होता है, बेसिकली टर्न ऑन करते हैं हम लोग जब बटन, स्विच को टर्न ऑन करते हैं हम लोग पावर सप्लाई देके, तो कैसे पूरा रन होता है, कैसे इनिशियलाइज़ होता है हम लोग का सीपीयू। तो बेसिकली पावर ऑन किए, तो बेसिकली क्या है पावर सप्लाई इन लोग का आ जाता है और सब जो भी कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के, सब में पावर चले जाता है। फिर पावर जाने के बाद क्या होता है कि सीपीयू पहले इनिशियलाइज़ होता है। सीपीयू अपना इनिशियलाइज़ हो गया, जैसे कि आप लोग मान लो कि लीनियर रिग्रेशन अगर कोड करते हो, तो लीनियर रिग्रेशन को पहले इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट करने के बाद उसको एक इनिशियलाइज़ करते हो, कि मॉडल इक्वल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, फिर फंक्शन वाला हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। तो इसलिए वहाँ यहाँ भी वैसे समझ सकते हैं सीपीयू हम लोग का इनिशियलाइज़ होगी। सीपीयू हम लोग का इनिशियलाइज़ होने के बाद क्या करते हैं कि बायोस चिप में जाते हैं। अब बायोस चिप हम लोग का क्या है, नॉन वोलेटाइल चिप है। नॉन वोलेटाइल चिप यानी रोम टाइप है। तो बायोस चिप में बायोस चिप या यूईएफआई, बायोस चिप क्या है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ये पुराने सिस्टम में ज़्यादा यूज़ होता था। यूईएफआई हम लोग का यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस चिप। तो बेसिकली अभी नए जो सिस्टम्स आते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग का जाता है, फिर ये हम लोग का पता है कि सीपीयू पहले इनिशियलाइज़ हुआ पावर आने के बाद, फिर वो जो बायोस चिप में गया और बायोस चिप में जो भी प्रोग्राम लिखा होगा, उसको लोड कर लेता है। और बायोस चिप में जो प्रोग्राम लिखे रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जितने भी हार्डवेयर है, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, डिस्क हो गए, इसको जाके पहले टेस्ट करते हैं। यानी उसमें टेस्ट लगाते हैं कि ये बिना एरर के कुछ हम लोग का बिना डिफो कुछ फॉल्ट के हम लोग का रन हो पा रहा है कि नहीं, कुछ फॉल्ट तो नहीं आ रहा। तो ये जो भी पूरा टेस्ट वेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद बेसिकली हम लोग का ये इनिशियलाइज़ कर देता है हार्डवेयर को। तो बस वो ये कि बायोस सीआईएस डन टेस्ट एंड इनिशियलाइज़ हार्डवेयर। तो इसलिए हम लोग का क्या सीमॉस बैटरी होता है, वो आता है फिर मेमोरी एरिया में हम लोग का सेटिंग्स होता है, वहाँ बायोस उसको भी लोड करते हैं। और जो हम लोग का टेस्ट का बोल रहे थे वही पोस्ट से होता है, पावर ऑन सेल टेस्ट। फिर चौथा आता है हम लोग का बायोस और यूईएफआई फ्रेंड्स। अभी क्या है कि बायोस यूईएफआई का काम खत्म हो गया, वो हार्डवेयर को पूरा इनिशियलाइज़ कर रही है, उसको चालू कर लिया। तब क्या वो बूट डिवाइस को हम लोग का कंट्रोल ले लेते हैं। बूट डिवाइस क्या है कि बूट डिवाइस हम लोग का डिस्क, सीडी, यूएसबी ये सबको इनिशियलाइज़ करता है, फिर ये सबको डिकोड करके वो करता है। अब बूट डिवाइस में मेन एक चीज़ आता है बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है, बेसिकली ये प्रोग्राम रखता है जिससे हम लोग का ओएस इनिशियलाइज़ होता है, ओएस हम लोग का चालू होता है, एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। तो इसलिए बूट लोडर कहाँ रहता है, जो ओएस का जो प्रोग्राम है कहाँ लोकेटेड रहता है, हम लोग का इधर वो एनवीआर में लोकेटेड रहता है। अगर बायोस यूज कर रहे हैं तो एनवीआर में लोकेटेड रहता है मास्टर बूट रिकॉर्ड में। अगर हम लोग क्यूईएफआई यूज कर रहे हैं तो हम लोग ईएफआई में यूज होता है एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो बेसिकली वहां से हम लोग का आता है प्रोग्राम, फिर हम लोग का बूट डिवाइस क्या है कि इसको पूरा ओएस को हम लोग का लोड कर लेते हैं। और वो जो भी प्रोग्राम रहता है, जैसे विंडोज में बूट mgr.exe फाइल हम लोग का रहता है, मैक ओएस में देखे तो boot.efi हम लोग का कमांड रहता है, लिनक्स में gruv हम लोग का जो प्रोग्राम वो रहता है। तो उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम लोग का पूरा ओएस लोड हो जाता है। और ओएस लोड होने के बाद हम लोग को पता है ओएस का दो वो है, क्या होता है कंपोनेंट, यूजर स्पेस, कर्नल स्पेस। तो पूरा यूजर स्पेस को चालू करते हैं, जीयूआई सीएलआई सब। पर क्या है ओएस हम लोग पता था कि जब ओएस स्टार्टअप होता है तो पहले कर्नल स्पेस चालू होता है, देन कर्नल स्पेस से चालू होने के बाद हम लोग का यूजर स्पेस चालू होता है, जीयूआई सीएलआई जो भी है। फिर हम लोग का जो टॉपिक है आखिरी आखिरी सेकंड लेसन में 32 बिट वर्सेस 64 बिट ओएस। तो इसलिए हम लोग क्या है कि अगर 4 बाइट का रजिस्टर रजिस्टर हम लोग पता है सबसे क्लोजेस्ट होता है सीपीयू के, तो इसलिए हम लोग वहाँ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को एकदम इमीडिएटली चाहिए हम लोग को उसको बस रखते हैं। जो हम लोग प्रोसेस है, जो प्रोसेस जस्ट रन हो रहा है, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं। तो मान लो कि अगर 4 बाइट का रजिस्टर है तो हम लोग को पता है कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो 4 बाइट का है तो बेसिकली 32 बिट हो जाएगा हम लोग का। और अगर मान लो कि 8 बाइट का रजिस्टर है तो 64 बिट हो जाता है। तो जो 32 बिट का सीपीयू का रजिस्टर है, तो वैसे 32 बिट के सीपीयू के रजिस्टर में हम लोग का 3 इंटू यानी 2 की पावर 32 हम लोग का यूनिक एड्रेस है, जो कि हम लोग लोकेट कर सकते हैं। और 2 की पावर 32 हम लोग का अगर देखें बाइट बिट, तो बेसिकली वो 4 जीबी रैम के इक्वल होते हैं। तो वैसे ही अगर 64 बिट का सीपीयू हम लोग लें, तो उसमें हम लोग को पता है 8 बाइट रहता है। 8 बाइट यानी 64 बिट्स, तो 2 की पावर 64। तो 2 की पावर 64 बहुत ज़्यादा जीबी रैम हो जाता है। हम लोग इतना यूज़ नहीं करते। जैसे कि 4 जीबी रैम है, 12 जीबी 16 जीबी रैम होता है, 32 जीबी रैम, इतना हम लोग का यूज़ आता नहीं है। तो इसलिए वही समझ सकते हैं। एडवांटेज क्या हम लोग का 64 बिट का सिस्टम का 32 बिट में एड्रेसेबल स्पेस फैला हो गया। ये जैसे क्या है कि 64 बिट में बहुत ज़्यादा एड्रेसेबल बिट है। 32 बिट में तो बहुत कम है। जैसे कि 32 बिट में अगर देखें तो 4 जीबी रैम है अपने पास। पर अगर कंपेयर करें हम लोग 64 बिट वाले से, तो 64 बिट में देखो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत डिजिट के बहुत सारे रैम। इतना मैं ही पढ़ नहीं पाऊँगा कितना लाख करूँ। इसलिए वही एड्रेसेबल स्पेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि हम लोग का ज़्यादा बोल सकते हो कि डेटा एक में स्टोर हो सकता है और एक ही टाइम में एग्जीक्यूट भी हो सकता है। और रिसोर्स यूजेस, और दूसरा तीसरा है कि परफॉर्मेंस ऑफ 64 बिट सिस्टम ज़्यादा है 34 बिट से। क्यों? क्योंकि मान लें कि
हम लोग का 32 बिट एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में हम लोग का 4 बाइट ऑफ डेटा ही प्रोसेस कर पाता है। बट क्या है कि 64 बिट हम लोग का एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं 8 बाइट्स ऑफ डेटा, जो कि बेसिकली डबल ही हो गया। तो इसमें परफॉर्मेंस 2x हो जाता है। कंपैटिबिलिटी अगर देखें हम लोग, जैसे कि 64 बाइट वाला अगर है, हम लोग का 64 बाइट वाला 32 बिट और 64 बिट दोनों को हम लोग का रन कर लेगा, बट 32 बिट वाला हम लोग रन नहीं कर पाएंगे 64 बिट वाले सिस्टम। तो ये बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस आता है। जैसे कि ये क्यों आता है, जैसे ग्राफिक इंटेंसिव वेब्स है, बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो अगर रैम ज्यादा है तो हम लोग का एड्रेस स्पेस भी ज्यादा है, और एक टाइम में हम लोग 8 बाइट हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे, प्रोसेस कर पा रहे डेटा, तो बस इसके कारण हम लोग का ग्राफिक भी अच्छा हो जाता है। तो जैसे कि हम ये रजिस्टर के बारे में करें तो हम लोग टाइप्स ऑफ स्टोरेज देख लेंगे। तो बेसिकली दो टाइप का हम लोग का स्टोरेज होता है, बचपन से पता पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम लोग का 3 रहते हैं, रजिस्टर, कैच, मेन मेमोरी को रैम भी बोलते हैं। और वैसी सेकेंडरी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, बेसिकली ये सब यूज होता है। रजिस्टर हम लोग का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है अगर देखा जाए तो हार्डवेयर के टर्म्स, और सबके सबसे क्लोज है सीपीयू से। कैश को अगर देखें तो एडिशनल मेमोरी, एडिशनल टेम्पोररी मेमोरी है, जो कि बेसिकली डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, जो कि इमीडिएटली नीडेड है। जैसे कोई भी ऐप हम लोग यूज करते हैं, या फिर हम लोग ब्राउजर में जाकर कोई टैब यूज कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ कैश स्टोर हो जाता है हम लोग का। क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग कुछ कुछ रिपीटेटिव हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, यानी बार बार उसको बोल रहे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो कैश में स्टोर हो जाए कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे कि, तो बेसिकली वेबसाइट जो है इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली वही कैश में स्टोर हो जाता है, फिर हम लोग रन करते हैं। रजिस्टर के बाद सबसे ज्यादा पास कैच होता है हम लोग का सीपीयू के, फिर मेन मेमोरी आता है। मेन मेमोरी में हम लोग का पूरा प्रोसेस जो है, पूरा मेन मेमोरी लोड होता है, तभी हम लोग का रन करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली जो भी प्रोग्राम है हम लोग लिखे लेते हैं, वो हम लोग का लोकेटेड रहता है। तो बेसिकली वही की सेकेंडरी में जो प्रोग्राम है, जब उसको डबल क्लिक करते हैं हम लोग या रन करते हैं कंपाइलर के थ्रू, तो EXE फाइल हम लोग का रन होता है, और वो पहले मेन मेमोरी में जाके हम लोग का मेन मेमोरी में आ जाता है। फिर मेन मेमोरी में जब आ जाता है, उसके बाद ही फर्दर प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन। इसके कोई फैक्टर अगर देखें तो समझ में आए कि अगर रजिस्टर सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा, क्यों? क्योंकि इसलिए हम लोग का सबसे ज्यादा क्लोज है और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाए, यानी स्पीड बहुत, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक्सेस स्पीड सबसे ज्यादा है रजिस्टर का, फिर पहचान की मेन, फिर सेकेंडरी। सेम फिर स्टोरेज साइज देखें तो उल्टा हो जाता है, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होता है, 1 TB 2 TB, बहुत सारे टीबी स्टोर कर सकते हैं। बट रजिस्टर बेसिकली बस कुछ जीबी स्टोर कर पा रहे हैं रजिस्टर के मेन मेमोरी। वही वोलाटाइल देखे तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, फ्लश आउट हो जाते हैं, जैसे रजिस्टर, कैश, मेन, ये जो भी है। जब भी सीपीयू हम लोग का बंद हो गया, फिर जो भी ऐप बंद हो गया, तो पूरा उसका उड़ जाएगा जो भी डेटा था मेमोरी तक। वैसे सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि नॉन वोलाटाइल होता है, अगर प्रोग्राम सेव करके रखे तो ऑल द टाइम के लिए show होता है। तो बेसिकली यही था। अगले वीडियो में हम लोग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।